अब देखिए अपना अलग अगला है पनामा नहर, यानी अंतिम जो समुद्री मार्ग कहें अपन या मानव निर्मित कृत्रिम नहर है। जो अपन ने स्वेज नहर पढ़ी थी उसके साथ तुलना करनी है किसकी, कि स्वेज नहर और पनामा नहर की तुलना कीजिए निम्नलिखित 4 बिंदुओं के आधार पर। वही 4 बिंदु पढ़ेंगे, स्थिति, लंबाई, चौड़ाई, महत्व और चौथा प्रभावित होने वाले देश। देखिए इसकी स्थिति, यह नहर देखें तो पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। यानी ये जो पनामा नहर है इसकी स्थिति विश्व मानचित्र में बताएंगे। जो सवेज नहर थी वो तो कहाँ पर है, अफ्रीका और एशिया के मध्य है, यानी अफ्रीका और एशिया जैसे भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य। और ये पनामा नहर देखें वो किसके मध्य, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य है। तो इसके पूर्व में तो है अटलांटिक महासागर और पश्चिम में कौन सा है, प्रशांत महासागर, इसको जोड़ती है। यानी ये नहर देखें पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में किससे जोड़ती है, प्रशांत महासागर से। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य देखें तो निर्मित इस नहर का उद्घाटन कब किया गया था, 15 अगस्त 1914 को हुआ था। यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य निर्मित है ये नहर और इसका उद्घाटन किया गया था 15 अगस्त 1914 को हुआ था। तो दोबारा देखिए इसकी स्थिति कि इस नहर के पूर्व में देखिए अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में कौन सा है, प्रशांत महासागर है। यानी देखिए ना, तो ये किसको जोड़ती है, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य, और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य ही है पनामा देश है वहाँ पे छोटा सा। और उसके द्वारा इस नहर का निर्माण करवाएगा, उद्घाटन कब हुआ था इसका, 15 अगस्त 1914 को हुआ था। फिर देखिए लंबाई और चौड़ाई, थोड़ा इसमें किताब में और दे रखा है पनामा नहर में कि इसमें क्या था, बीच में पर्वतीय भूमि थी तो इसमें कई स्थान पर लॉक्स बनाने पड़े। लॉक्स का मतलब है जो जैसे पर्वतीय भूमि थी उसको काट कर इसका विकास किया गया, यानी बाधा थी। जैसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज और रॉकीज पर्वतमाला है तो बीच में एक पर्वतीय स्थल भाग था और उसको काट कर, यानी जल जो पनामा नहर बनाएगी ना तो अटलांटिक महासागर को किसको जोड़ा गया, प्रशांत महासागर को जोड़ा गया, जिसको लॉक्स बोलते हैं, यानी जल बंधक तंत्र कहते हैं। यानी जिससे जो जलयान है वो आसानी से आ जा सके, यानी जो स्थलीय भूमि जो बीच में पर्वतीय भूमि इसमें आने जाने में बाधा बन रही थी तो उसको काट कर क्या किया गया था, अलग किया गया था और दोनों तरफ से अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ दिया गया। यानी तो इसमें क्या हो सके, जलयानों का आवागमन किया जा सके, तो उसको लॉक्स बोलते हैं। वो अपन पढ़ेंगे तो और बताएंगे। फिर देखिए लंबाई और चौड़ाई, पनामा नहर की लंबाई देखें 82 किलोमीटर, अच्छे से याद करनी है। सवेज की लंबाई 162 किलोमीटर थी, पनामा की कितनी है, 82 किलोमीटर, किमी है तो किलोमीटर, और 90 मीटर औसत चौड़ाई है और गहराई कितनी, न्यूनतम 12 मीटर न्यूनतम क्या ये गहरी है। अच्छे से याद करनी है लंबाई व चौड़ाई की। पनामा नहर की लंबाई देखें 82 किलोमीटर है और 90 मीटर औसत क्या है, चौड़ाई है, और गहराई देखें तो 12 मीटर क्या है, न्यूनतम गहरी है। तो ये ध्यान रखना है कि पनामा नहर की लंबाई देखें 82 किलोमीटर है, चौड़ाई औसत कितनी है, 90 मीटर है, और 12 मीटर न्यूनतम क्या ये गहरी है। उसके बाद देखिए महत्व, इस नहर से होकर जाने पर, यानी जैसे ये जो पनामा नहर बनी तो जैसे पहले अटलांटिक महासागर से उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका के देशों में कोई व्यापार होता था पूरे, तो दक्षिणी अमेरिका के चारों ओर चक्कर लगा के जलमार्ग जाते थे। लेकिन जैसे इस नहर का निर्माण हुआ तो एक सीधा रास्ता मिल गया, जैसे सवेज नहर के मिलने से बड़ा यूरोप और एशिया को, वैसे ही क्या हुआ, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के मध्य दूरी हॉर्न अंतरीय मार्ग की तुलना में 13,000 किलोमीटर कम हो गई। यानी न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क भी अमेरिका में है, ये न्यूयॉर्क अमेरिका के पूर्वी तट पर है और सैन फ्रांसिस्को क्या है, पश्चिमी तट पर है। तो उनके बीच कोई हॉर्न अंतरीय मार्ग था पहले, तो उसकी तुलना में लगभग दूरी कितनी हो गई, 13,000 किलोमीटर कम हो गई। यानी पहले न्यूयॉर्क से कोई जलियान चला और सैन फ्रांसिस्को जाता था तो पूरा दक्षिण अमेरिका चक्कर लगा के जाता, तो उसको 13,000 किलोमीटर अधिक क्या दूरी तय करनी पड़ती। लेकिन जैसे ही पनामा नहर बनी तो इनके बीच दूरी क्या हो गई, 13,000 किलोमीटर कम हो गई। दूसरा देखिए, न्यू ऑरलियंस से सैन फ्रांसिस्को की दूरी भी लगभग 9,000 किलोमीटर कमी होती है। ये न्यू ऑरलियंस भी संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित है और सैन फ्रांसिस्को पश्चिम में समुद्री पतन या बंदरगाह है। इसी प्रकार न्यूयॉर्क से सिडनी में देखें लगभग 6500 किलोमीटर की दूरी क्या हो गई है, कम हो गई। यानी न्यूयॉर्क से देखें तो सिडनी जाना चाहे तो वहाँ भी देखें तो इस जल मार्ग से देखें तो 6,500 किलोमीटर की दूरी में क्या होती है, बचत होती है। इसी प्रकार से देखें तो न्यूयॉर्क से बाल प्राइजो चिली में ही वहाँ जाए
तो लगभग 6000 किलोमीटर की क्या होती है, बचत होती है। यानी इतनी दूरी क्या हो गई इस जलमार्ग से, पनामा नहर बनने से क्या हो गई है, कम हो गई है। तो यानी उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है उसकी अर्थव्यवस्था में क्या इसका बहुत ज़्यादा योगदान है, दक्षिणी अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा इसका महत्व है। तो दोबारा देखिए महत्व कि इस नहर के निर्माण होने जाने से, यानी एक तो ये इसमें टैक्स वगैरह भी कम, और ये इसके जो देश हैं दक्षिणी अमेरिका के, उसके लिए बहुत ज़्यादा इसका महत्व है। यानी न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को, जिनमें जो हॉर्न अंतरीय मार्ग था उसकी तुलना में लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी क्या हो गई है, कम हो गई है। न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को देखें, ये अमेरिका के पूरी तट पर है, ये पश्चिम है, 9,000 किलोमीटर। ऐसे ही न्यूयॉर्क से सिडनी जाए तो भी 6,500 किलोमीटर की क्या होती है इसमें बचत होती है, यानी सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। और इसी प्रकार से देखें न्यूयॉर्क से बालप्राय जो चिली दक्षिणी अमेरिका में, वहाँ जाए तो लगभग 6,000 किलोमीटर क्या होती है इससे बचत होती है। ये थोड़े कठिन है, महत्व है, लेकिन याद करने कितनी दूरी क्या होगी इससे कम हो गई, जिससे इस नहर का निर्माण करने से प्रभावित होने वाले देश देखें तो इस नहर का आर्थिक महत्व स्वेज नहर की अपेक्षा कम है। क्योंकि स्वेज नहर देखें तो यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका सभी महाद्वीपों के जलयान इससे गुजरते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण नहर है, अपन ने पढ़ा था 100 जलयान गुजरते हैं प्रतिदिन। तो उसका आर्थिक महत्व क्या है, बहुत ज़्यादा आयात और निर्यात व्यापार के लिए। लेकिन इसका महत्व क्या है, कम है। फिर भी दक्षिणी अमेरिका के देशों चिली, पेरू, अर्जेंटीना आदि देशों की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। चिली है जैसे यहाँ से खनिज वगैरह है, पेरू है, कोलंबिया, अर्जेंटीना, इन देशों से देखें तो खनिज वगैरह है, उनका आयात और निर्यात बहुत ज़्यादा इस जलमार्ग के द्वारा किया जाता है। और इन देशों के व्यापारिक जो जलयान है वो इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं। इन दक्षिणी अमेरिका के जो देश के हैं इन देशों के जो जलयान देखें, समुद्री जहाज देखें, वो इसी जलमार्ग को क्या लेते हैं, काम में लेते हैं। तो ये है अपना पनामा नहर, और अंतिम अपना क्या है, महासागरीय जलमार्ग या समुद्रीय मार्ग है। दोबारा से देखिए पनामा नहर, थोड़ा कठिन है पनामा नहर, किताब में और भी दे रखा है, पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा, पूरा किताब में क्लास लगेगी तब। एक बार ये है, ये लिखना और यही याद करना है। स्थिति देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सवेज नहर और पनामा नहर की तुलना, स्थिति, लंबाई व चौड़ाई, महत्व, प्रभावित होने वाले देश। इसी तरह 4 बिंदु देगा कि निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर क्या कीजिए, इसकी तुलना कीजिए। देखिए स्थिति, ये नहर देखिए पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। यानी पूर्व में तो इसके अटलांटिक महासागर, और पश्चिम में कौन सा है, प्रशांत महासागर। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य निर्मित इस नहर का उद्घाटन 15 अगस्त 1914 को, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य है, और इस नहर का उद्घाटन कब हुआ था, 15 अगस्त 1914 को हुआ था। यानी पनामा छोटा सा देश है दक्षिण अमेरिका का, तो वहाँ ये बनी हुई है। फिर देखें लंबाई व चौड़ाई, नहर की लंबाई देखें 82 किलोमीटर है, अच्छे से याद करनी है लंबाई किलोमीटर में, और 90 मीटर औसत क्या है, चौड़ाई है, और 12 मीटर न्यूनतम क्या है, गहरी है। 90 मीटर औसत चौड़ाई, 12 मीटर क्या है, न्यूनतम इसकी गहराई है। महत्व देखिए, इस नहर से होकर जाने पर न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के मध्य दूरी, ये इसका महत्व। लॉक्स वगैरह एक बार याद नहीं करने, वो प्रणाली यानी स्थल भाग था, उसको काट कर वो बनाए गए थे, जिससे जो जलयान उसका आसानी से क्या उसके आवागमन किया जा सके। किताब में गातुन लॉक्स है, पैराडोलिक्स और मीरा फ्लोर्स है, वो बनाए गए थे इसमें। तो न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के मध्य देखें तो हॉर्न अंतरीय मार्ग था, उसकी तुलना में लगभग दूरी कितनी कम हो गई, 13,000 किलोमीटर। दूसरा देखिए न्यू ऑरलियंस अमेरिका के पूर्वी तट पर है, और सैन फ्रांसिस्को पश्चिमी तट पर है, तो उसमें दूरी कितनी कम होगी, लगभग 9,000 किलोमीटर। न्यूयॉर्क से सिडनी में देखें तो कितनी होगी, 6,500 किलोमीटर। इसी प्रकार से देखें तो न्यूयॉर्क से बालप्राय जो चिली है दक्षिण अमेरिका में, तो उसमें यानी इस जलमार्ग को काम में लेते हैं पनामा नहर बनने से, तो 6,000 किलोमीटर की क्या होती है, बचत होती है। यानी कम रास्ता जलयानों को क्या करना पड़ता है, तय करना पड़ता है। प्रभावित होने वाले देश देखिए, इस नहर का महत्व देखिए तो स्वेज नहर की अपेक्षा कम है, क्योंकि स्वेज नहर अभी बड़ा बहुत महत्वपूर्ण नहर अफ्रीका, एशिया और उत्तरी अमेरिका के लिए प्रतिदिन 100 जलयान गुजरते, तो इसका महत्व क्या है, बहुत अधिक है, और इसका आर्थिक महत्व क्या है, उसकी अपेक्षा कम है। फिर भी दक्षिणी अमेरिका के देशों देखो, देश जैसे चिली है, पेरू, अर्जेंटीना, कोलंबिया, इन देशों की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान है, खनिज वगैरह है,
और भी हुआ, जो भी इसमें उत्पाद वगैरह होते हैं कृषि संबंधित, तो उसका क्या करते हैं, इसमें आयात और निर्यात इस मार्ग के द्वारा किया जाता है, नहीं इसको एक काम में लेते हैं। और इन देशों के व्यापारिक जो जलयान मार्ग है वो इसी से होकर गुजरते हैं, यानी जो भी व्यापारिक जलयान है वो व्यापारिक जहाज है समुद्री, वो इसी पनामा नहर से होकर क्या है गुजरते हैं, इसको एक काम में लेते हैं। तो दोनों अच्छे से याद करनी है। जैसे पढ़ा है अपन ने स्वेज और पनामा की तुलना, लंबाई व चौड़ाई, स्थिति, महत्व और इसके प्रभावित होने वाले देश, और बाकी जो दो समुद्री मार्ग छोड़े वो याद नहीं करने, खाड़ी कैरेबियन समुद्री मार्ग और प्रशांत महासागरीय मार्ग। उसमें समुद्री पतन है वो आपको मानचित्र में दे दी जाएंगे, उनमें से 4 प्रश्न पूछते हैं कई बार 2 नंबर का, जो विश्व के मानचित्र में आएगा कि निम्नलिखित 4 समुद्री पतनों की स्थिति किस में दर्शाइए, मानचित्र में दर्शाइए। तो एक बार इसको याद करना है, फिर भी समझ में नहीं आए कठिन पाठ है, क्लास में दोबारा इसको समझाया जाएगा अच्छे से। और विश्व का मानचित्र देखना, उसमें देशों की स्थिति देखना, समुद्र है सागर है, तब जाके अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि विश्व के संदर्भ में पूरा दे रखा है।